क्या? क्या पढ़ा रहा था मैं? हम्म? बहुमत का प्रकार पढ़ा दिया? समझ आ गया बहुमत? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब क्या हो रहा है फैन को? पंखा उधर कैसे हो गया? अच्छा, क्या वैसे आंसर बताओ तुझे क्या होता है? भारतीय संविधान में कौन सा विधान? 17। 17 आर्टिकल 17। अच्छा, दिखाना चाहिए, दिखाना जरा। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। क्या आंसर दिया इसका? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये 14 इसलिए हो सकता है, इक्वलिटी की बात करता है, सारे रोक लगाता है इसमें तो। अजीब प्रश्न है। विधायन सत्ता, लॉ बनाने की पावर पे कंट्रोल होगा, 17 ही होगा। 14 इसलिए नहीं होगा कि 14 होगा तो 15 भी होगा फिर। चलिए, हाँ भाई, आज हम पढ़ते हैं। क्या पढ़े? संसद हो गया, टॉपिक हो गया। आज पढ़ते हैं संसदीय विशेषाधिकार। डालो, फिर इसके बाद बिल्स के बारे में चलेंगे। डालो संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। संसदीय विशेषाधिकार, आर्टिकल 105, अनुच्छेद 105। आ जाओ। अब होगा ना आज ये। संसदीय विशेषाधिकार देखो, आर्टिकल 105 में दो प्रकार के विशेषाधिकार है। एक होते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार, व्यक्तिगत, जिसे हम नाम देते हैं इंडिविजुअल। आ जाओ, आ जाओ। और एक होते हैं सामूहिक, जिसे हम नाम देखते हैं कलेक्टिव। देखो, संसद के सदस्यों के दो प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारी क्लास, ठीक है, आप सब एमपी हैं। कौन है आप सब? तो आपके पास दो प्रकार के अधिकार है। एक हमारा अधिकार है, टोटल हमारा अधिकार है, जो हम सब लोगों को प्राप्त है कलेक्टिवली मिलके। एक होता है इंडिविजुअल राइट्स। तो दो प्रकार के राइट होते हैं, दो प्रकार के विशेषाधिकार है, प्रिविलेजेस है। व्यक्तिगत क्या होता है, सुनो ध्यान से। किसी भी एमपी को, किसी भी एमपी को सदन चलने के, सदन चालू हुआ, सदन चलने के 40 दिन पहले
40 दिन पहले और सदन चलने के 40 दिन बाद, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी फौजदारी मामले में, कैसे मामले में, फौजदारी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सदन चलने से 40 दिन पहले और सदन चलने के 40 दिन बाद किसी भी फौजदारी मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जिस दिन सदन चलेगा उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा ये कहता है किसी भी एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सदन के चलते समय किसी भी न्यायालय में मान लो कोई गवाही देने के लिए जाना है, तो किसी भी न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी न्यायालय में सदन चलते समय उसे बाध्य नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट यह है कि संसद में कही गई किसी बात के लिए, मान लो सदन में कोई बात कह दी, किसी ने किसी को पीट दिया, कोई बात कह दी, कुछ गाली गलौज कर दी, चप्पल थप्पड़ मार दिया, सदन में कही गई किसी बात के लिए, किसी घटना के लिए कोई भी सांसद किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये विशेषाधिकार है। यानी सदन में जो भी बात कही जाएगी, कोई भी सांसद, आप याद रखें, कोई भी सांसद जो है वो न्यायालय के प्रति क्या नहीं है, न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है, के प्रति जवाबदेह नहीं है। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों दिया गया, ये अधिकार क्यों दिया गया इन लोगों को? रीजन ये है कि अगर मान के चलो कल को कोई एमपी कुछ कह दे, प्रधानमंत्री वही है, सदन में ही है, तो क्या होगा? फिर तो उसे जेल भेज देगी सरकार। तो सरकार क्या करे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहे, वो कुछ भी कह सकें, अपनी बात रख सकें, सरकार की बुराई कर सकें, सरकार की आलोचना कर सकें। इस चक्कर में उनको क्या दिया गया है? विशेष अधिकार दिया गया है कि भाई 40 दिन पहले गिरफ्तार नहीं होंगे, 40 दिन बाद नहीं होंगे, सदन चल सके जिससे, और सदन के अंदर जो भी बात कहेंगे उसके लिए किसी न्यायालय के उत्तरदेह नहीं है, जवाबदेह नहीं है। तो पहले इसको लिखो, व्यक्तिगत अधिकार को। संसदीय विशेषाधिकार के दो भाग हैं। गलत नहीं है बेटा, अगर ये नहीं होगा तो मोदी सबको जेल भेज देंगे, या जो भी प्रधानमंत्री होगा सबको जेल भेज देगा। इसलिए बेहद जरूरी है ये। लिखे, संसदीय विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत। सामूहिक और व्यक्तिगत दो प्रकार के होते हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत। लिखें, व्यक्तिगत में लिखें, व्यक्तिगत में लिखें प्लीज। दीपक कुमार, बुक क्यों पढ़ना पड़ेगा आपको? नोट्स काफी हैं, बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पीटी के लिए। कुछ नहीं पढ़ना पीटी के लिए आपको। लिखो, सदन चलने से 40 दिन पहले, हाँ व्यक्तिगत में लिखना है ये, सदन चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, सदन चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी सांसद को किसी फौजदारी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हो गया, पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, किसी भी सांसद को संसद की कार्यवाही के दौरान
किसी न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इतना लेट क्यों आ रहे हो तुम लोग? रीजन, लेट क्यों आ रहे हो बाबू? गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया। किसी भी सांसद को संसद की कार्यवाही के दौरान किसी भी न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। थर्ड, सदन में कही गई किसी भी बात, सदन में कही गई किसी भी बात, किसी भी बात, कार्यवाही ईटीसी आदि के लिए, सदन में कही गई कोई बात, कार्यवाही, ठीक है, आदि के लिए कोई सांसद किसी भी न्यायालय के प्रति सदन में कही गई कोई बात, कार्यवाही आदि किसी भी चीज के लिए कोई सांसद किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। कोई भी चीज कहता है वहां पे, कुछ भी बोलता है सदन के अंदर, कोई भी कार्यवाही होती है तो किसी न्यायालय पर जवाबदेह नहीं होगा। समझ गए? अब लिखो सामूहिक विशेषाधिकार क्या होते हैं। देखो, सामूहिक विशेषाधिकार, सामूहिक मतलब हम सबके मिलके, सामूहिक का मतलब क्या होगा? कलेक्टिव। क्या होगा बाबू? तो कलेक्टिव विशेषाधिकार क्या है? सुनो ध्यान से, बड़ा सिंपल सिंपल सा है। पहला ये है कि सदन को अपनी जो कार्यवाही है ना उसे संचालित करने का अधिकार होता है। तो सदन अपनी जो कार्यवाही है, जो भी कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही का प्रसार करना है, प्रसारण करना है या प्रसारण नहीं करना। जैसे आप लोग देखते हो लोकसभा की कार्यवाही देखते हो, लोकसभा चलती है, देखते हो कार्यवाही, सदन का अध्यक्ष चाहेगा तो लोकसभा की कार्यवाही को रोक देगा, आपको बाहर नहीं दिख पाएगी। इसे कहते हैं गुप्त बैठक। तो लोकसभा की कार्यवाही का प्रसारण न करना या सदन की गुप्त बैठक करा देना, सीक्रेट बैठक करा देना कि भाई हम आपस में बातचीत करेंगे, क्या हो रहा है, जनता को पता ना चलना चाहिए बाहर क्या हो रहा है। दूसरा, सदन की कार्यवाही में से मान लो आप देखने गए, सदन को देखने गए और आप कुछ कर रहे हो, तो सदन की कार्यवाही में से किसी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को बाहर कर देना या कुछ भी, यानी किसी को बाहर कर दिया, अंदर कोई है तो उसको बाहर करते सदन के पास पूरा पूरा पावर है। जैसे आप गए देखने के लिए और आपने देखा कि भैया आप कुछ कर रहे हो, जब आप लोकसभा घूमने जाओगे कि घूमने जाओगे संसद, तो वहां देखना ऐसे करके वो बनी हुई है, ऐसे करके गैलरी बनी, ये वाली गैलरी, ये वाली ऊपर गैलरी बनी हुई है। इस गैलरी में तुम एकदम शांत बैठोगे, वहां लिखा है कीप साइलेंस और 4 लोग खड़े रहेंगे यहाँ पे। अगर तुमने मुंह भी खोल दिया ना और किसी ने सुन लिया यहाँ पे, तो ये चाहे जब चाहे तो बाहर फेंक सकते हैं यहाँ से उठा के 1 मिनट के अंदर। इसलिए संसद के अंदर अगर किसी को पीट देंगे तो उस पर कोई न्यायालय जुर्म केस नहीं कर सकता, इनके पास अधिकार है। सदन की कार्यवाही से किसी को क्या करना? बाहर करना। अगला क्या है? सदन की अवमानना करने पे, सुन लो, सदन की अवमानना करने पे, अवमानना या सदन की अवमानना करने पे किसी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार। क्या देने का अधिकार? दंड देने का अधिकार। जनरली क्या होता है, संसद जो देता है उसे कहते हैं दिग्दंड। क्या कहते हैं? जैसे मान के चलो आपने संसद की बुराई कर दी, आपने कहा जी संसद में तो काले गैंडे बैठे हैं, मान लो आपने कह दिया, या संसद में तो चोर बैठे हैं। तो अगर संसद चाहे, मैं तो समझा रहा हूं भाई बस, अगर संसद चाहे तो आपको बुला के दिग्दंड देगा। दिग्दंड समझते हो क्या होता है? ब्रिटेन से आया दिग्दंड। इसमें क्या होगा, आदमी खड़ा कर लेगा कि बताओ ये आदमी कितना नीच आदमी है, बताओ संसद के बारे में क्या कह रहा था,
हे सब मारेंगे, उसमें फेंक के जूते मार सकते हैं, कुछ ही मार सकते हैं। ये पावर है हमारे संसद को। लोग नेताओं को गालियां दे देते हैं, इतना आसान गेम है नहीं, याद रखना इस बात को। वो किसी को फंसाते नहीं है। अभी हमारा देश बड़ा डेमोक्रेटिक है ना। दिग्दंड देने की पावर है संसद को। दिग्दंड देगा, बड़ा खतरनाक दंड होता है दिग्दंड, बहुत से लोग देते हैं दिग्दंड। उसे मतलब इतना बेइज्जत कर देंगे, धिक्कार है धिक्कार धिक्कार, इस आदमी को मर जाना चाहिए है, छी 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 छी। बुलाएंगे वो अंदर, बुला के मतलब कहेंगे, वह बुलाएंगे। एक को किसी को बुलाया था बीच में, वही संसद ने किसी को बुलाया था अभी, उसको भी दिग्दंड दिया था, उसको खड़ा किया था, उससे कहा था इस आदमी को हटाओ, कितना बुरा आदमी है, हे छी छी, सब कह है। इसे कहते हैं दिग्दंड देने का। देखा, लिखो है। जेल नहीं दे सकते। जेल कैसे भेज सकते हैं? जेल नहीं कर सकते हैं। वो कम है क्या? पूरी टीवी पर टेलीकास्ट होगा वो। हल्के क्यों ले रहे हो? लिखो, लिखें, सामूहिक विशेषाधिकार। पहला लिखें, सदन की कार्यवाही को, सदन की कार्यवाही को प्रसारित न करने का अधिकार, सदन की कार्यवाही को प्रसारित न करने का अधिकार, अतः गुप्त बैठक करने का अधिकार, अतः गुप्त बैठक करने का अधिकार। पॉइंट नंबर 2, सदन की कार्यवाही में से बाहरी व्यक्ति को निकालने का अधिकार, बाहरी व्यक्ति को निकालने का अधिकार, बाहरी व्यक्ति को निकालने का अधिकार। नेक्स्ट, संसद की अवमानना करने पर, संसद की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार, संसद की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार। इसे बोलते हैं संसदीय विशेषाधिकार। काम खत्म। चलिए, ये क्यों दिए गए मेन से पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि इससे क्या होता है कि सांसद जो है वो विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के। कोई न्यायालय कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, अपने अकॉर्डिंग सारे अपने काम कर सकते हैं। चलिए, अगला लिखेंगे विशेष सत्र। एक आपने सुना है विशेष सत्र, बार बार चल रहा है। लिखो विशेष सत्र। क्या? स्पेशल सेशन, विशेष सत्र। देखो, विशेष सत्र कोई ऐसा प्रावधान तो है नहीं कि संविधान में कहीं लिखा हो कि भाई विशेष सत्र होगा। विशेष सत्र की सिंपल सी बात है कि सदन के 1/10 सदस्य, जो भी सदन है उस सदन के 1/10 सदस्य यानी कोरम, अगर ये रिक्वेस्ट कर देंगे राष्ट्रपति से, कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अगर राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर देंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? सदन का विशेष सत्र बुला देंगे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी? क्या बुला देंगे? विशेष सत्र बुला देंगे। ये बुलाने की पावर राष्ट्रपति के पास है, या सरकार, या सरकार, या सरकार के मंत्री। सरकार राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर देगी तो क्या करेंगे? वो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का सम्मन कर देंगे। ये पावर राष्ट्रपति के पास है। विशेष सत्र लिखो। यदि सदन के 1/10 सदस्य, यदि सदन के
1/10 सदस्य राष्ट्रपति को लिखित में यदि सदन के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को लिखित में प्रार्थना करते हैं तो राष्ट्रपति सदन का विशेष सत्र बुला सकता है। तो राष्ट्रपति सदन का विशेष सत्र बुला सकता है। एकदम क्लियर? ठीक है, आगे लिख दो डैश करके। सरकार के प्रार्थना करने पर भी, सरकार के प्रार्थना करने पर भी, ठीक है, इसे कहते हैं स्पेशल सत्र। कौन से आर्टिकल में बुलाता है राष्ट्रपति? आर्टिकल 85। कौन से बुलाता है? आर्टिकल 85। वो तो आपको पता ही है ना, सत्र बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। सत्र बुलाना, सत्र का विघटन करना, राष्ट्रपति के पास पूरी की पूरी पावर है। चलिए अगला डालें एक आर्टिकल, एक चीज और डालें जरा। एक आपने सुना है ग्लोटिन, ग्लोटिन तो अलग चीज हो गई। एक आपने सुना है लैम डक सत्र, ये भी खत्म कर लो। सुना है क्या? लैम डक सत्र नहीं सुना? सुने हो? देखो लैम डक सत्र क्या होता है, सुनो बता देता हूं। लैम माने होता है लंगड़ी, और डक माने क्या होता है? बतख। क्या होता है? बतख। जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, देखो ये क्या चल रहा है भाई। देखो बतख की सबसे अच्छी चीज क्या होती है? बतख का सबसे अच्छा चीज क्या होता है? बतख की चाल क्या होती है? मानी ये बतख की क्या, जिसकी चाल शानदार ना हो। तो लैम डक क्या होता है? अगर बतख लंगड़ी हो गई तो फिर बतख किसी काम की रही नहीं रही। यानी लैम डक का मतलब हो गया, देखो डेमोक्रेसी में एक्सप्लोर कर रहा है। लैम डक का मतलब हो गया ऐसी बतख जिसका पैर टूट चुका। लैम मतलब लंगड़ी और बतख मतलब बतख। तो लैम डक जो होती है एकदम बेकार होती है। तो होता क्या है, ये होता है कि पुरानी लोकसभा, जैसे 18वीं लोकसभा भी चल रही है, तो पुरानी लोकसभा का वो अंतिम सत्र, पुरानी लोकसभा है चल रही है पुरानी लोकसभा, और नई लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है कि नया लोकसभा का चुनाव होगा। मान लो जैसे 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र चल रहा है, 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र चल रहा था मान लो पिछली बार, और 18वीं लोकसभा जो नई बन रही है इसकी घोषणा हो चुकी कि 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो अंतिम जो है ये लोकसभा का सत्र होगा, ये क्या कहलाएगा? लैम डक। इनके पास कोई पावर नहीं है ना, क्या कर सकते हैं फिर? ये खत्म होने वाले हैं, इसे कहते हैं लैम डक। ये कहां से आया? अमेरिका में लैम डक क्या होता है पता है? अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो जब नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका होता है या चल रहा होता है, तो पुराना राष्ट्रपति क्या कहलाता है? लेम डक, लंगड़ी बतख, यानी बेकार, अब किसी काम का। तो इसे कहते हैं लैम डक सत्र। तो लोकसभा का अंतिम सत्र, वो अंतिम सत्र जब नई लोकसभा के निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है या नई लोकसभा का निर्वाचन हो रहा है, उस सत्र को नाम देते लैम डक। क्या नाम देते? लंगड़ी बतख, यानी बेकार, कुछ नहीं कर सकते अभी, लैम डक कहते हैं उसको। लिखो। और लैम डक सांसद किसे कहेंगे? लैम डक सांसद उसी कहेंगे जब नई लोकसभा आने वाली है, पुरानी लोकसभा के सांसदों को क्या नाम देंगे? लैम डक। याद रहे, अब ऐसा नहीं चुनाव हो गया तो पुराने वालों को, जैसे चुनाव होने वाला है, अंतिम सत्र चल रहा है, तो उसे क्या नाम देंगे? लैम डक। जैसे बिहार है अभी, अब बिहार विधानसभा का सेशन चलेगा, वो अंतिम सत्र होगा, तो बिहार विधानसभा के सत्र को क्या नाम देंगे? लैम डक सत्र इन बिहार असेंबली। बोलो हाँ, फैक्ट है ना? लिखो, लिखे लैम डक सत्र।
वेजिटेबल का जूस लाए हो क्या? ये वेजिटेबल का लग रहा है, मुझे तो सब्जियों का है, हैं? अरे मैंने तो फ्रूट का मंगाया था यार। लिखो भाई, लैम्ब, गर्मी हो ज्यादा ना आज, क्लास कैंसिल कर दें आज। बुड़बक लिख चुपचाप जल्दी शांति से, लैम्डक सत्र लिखो। पुरानी लोकसभा का वो अंतिम सत्र पुरानी लोकसभा का वो अंतिम सत्र जब नई लोकसभा के गठन की जब नई लोकसभा के गठन की घोषणा हो चुकी होती है, तो उस पुराने सत्र को, तो उस अंतिम सत्र को, तो उस अंतिम सत्र को जब नई लोकसभा के गठन की घोषणा हो चुकी होती है, तो उस अंतिम सत्र को, द लास्ट सेशन, तो उस अंतिम सत्र को लैम डक कहते हैं। तो उस अंतिम सत्र को लैम डक कहते हैं, लैम डक, ठीक है। और उन सांसदों को लैम डक सांसद लिख दो, उन सांसदों को लैम डक सांसद, ठीक है। ये कौन से विधानसभा में भी है, लोकसभा दोनों में? उन सांसदों को लैमडक सांसद, ठीक है। लिख दो, नोट डाल के लिख दो। अमेरिका से आया हुआ कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से आया सिद्धांत है, यह अमेरिका से आया सिद्धांत है। अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित था, अमेरिकी राष्ट्रपति संबंधित है, ऐसे लिख दो। यह अमेरिका से आया सिद्धांत है, अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है बेटा, बोलो हाँ। लोकसभा हो, विधानसभा हो, कुछ भी हो, अमेरिका में राष्ट्रपति जाने वाला जो होता है उसे कहते हैं लैम्डक। क्या कहते हैं? चलिए अब मैं ये पढ़ाऊंगा कौन सा विधेयक कहां लैप्स होता है, पर अभी हमने धन विधेयक नहीं पढ़ा ना, तो अब जरा टॉपिक डालो धन विधेयक और वित्त विधेयक। चलो फिर धन विधेयक सुनो, अब फिर क्या क्या टॉपिक चलेंगे? धन विधेयक चलेगा, ये इसका बेटा बाप है इसका वित्त विधेयक, फिर है भारत सरकार की निधियां चलेंगी, और फिर ये विधियां आती हैं बजट, तो क्या चलेगा? बजट चलेगा। फिर इसके बाद होगा, वो याद दिला देना मुझे लैप्स वाला कल। चलिए अब शुरू करते हैं विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। देखो क्या होता है, सुनते जाना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एक होता है बाबू वित्त विधेयक, सुनो, लिखो मत, सुनो पहले। एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है धन विधेयक। सुनना आप, वित्त संबंधी जितने भी सारे मामले आते हैं, यानी वित्त पैसा, वित्त संबंधी जितने भी मामले आते हैं, वित्त संबंधी जो भी मामला आएगा, तो वित्त संबंधी सभी प्रकार के जितने भी मामले आते हैं उसको हम नाम देते हैं वित्त विधेयक। आर्टिकल 117 में इसके बारे में बताया गया है, यानी ऐसा कोई मामला जिसमें वित्त का संबंध है, पैसे का संबंध है, तो उसे नाम देंगे वित्त विधेयक। क्या नाम देंगे? पैसा आना, पैसा जाना, पैसे के बारे में कोई भी बातचीत लिखी है, वित्त के बारे में जो भी बातचीत है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, कैसे पैसा निकलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो वित्त विधेयक है। क्या होगा वो? बजट सारी चीजें क्या आती है? वित्त विधेयक है, एकदम वित्त विधेयक। अब एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, इसके बारे में आर्टिकल 110 में लिखा है, तो लड़ ले, समझना ध्यान से। वित्त तो है ही भाई, वित्त का काम तो सारा होगा ही जो यहां आ रहा है। अब वित्त के काम में क्या होगा कि वित्त संबंधी कार्य तो है ही है, उसमें कुछ विशेष विषय लिखे हुए।
क्या लिखे हुए? विशेष विषय। विशेष विषय का मतलब है विशिष्ट विषय लिखे हुए, जैसे कोई कर लगाना, आपने कोई कर लगा दिया, कोई कर लगाना, जैसे कोई कर हटाना, कोई कर लगाना, कोई कर हटाना, कर की दर कम करना, कर की दर बढ़ाना, या कर की दर क्या करना? कम करना, कम करना। या विनियोग विधेयक, यानी संचित निधि से पैसा वैसा निकालना, विनियोग विधेयक जो होगा, इस सबको हम नाम देते मिला के। ये जो विषय जिस विधेयक में, वित्त विधेयक तो सारा ही सारा है, अब जिस वित्त विधेयक में ये वाले विषय होंगे उसको नाम देंगे धन विधेयक। क्या नाम देंगे? मतलब वित्त विधेयक तो पूरा पूरा है ही है। जैसे मान के चलो लाडले, एक थाली है, इधर देखो, ये एक थाली है, आप एक थाली में खाना खा रहे हो, एक थाली है, इस थाली को नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे? कि थाली जो है, ये थाली पूरी की पूरी कहलाएगी वित्त विधेयक। क्या कहलाएगी? वित्त विधेयक कहलाएगी। अब इस थाली में बहुत प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, इस थाली में यहाँ मटर पनीर है, सब्जी है, ये सब इस व्यंजन इस थाली में रखे हुए हैं, ये सब इस थाली में रखा हुआ है। तो सब कुछ क्या होगा? इस थाली में सब कुछ रखा हुआ है, इस सब कुछ है, ठीक। एक थाली तो ये हो गई, क्लियर है। इस थाली को नाम देंगे वित्त विधेयक। अब एक थाली और है बेटा, ऐसे करके वो भी थाली है, इस थाली में भी सब कुछ रखा हुआ है, यानी दोनों थाली सेम है, तो इसको भी येलो थाली बना देंगे। है? क्या? आया आया, यहां देख ले बेटा, यहां देख, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पानी पूरी, समोसा, चाउमीन, आइसक्रीम, क्या? फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, छोला भटूरा, काम हो गया आज है। आओ, है देख, रस मलाई, आहा, लीची, अबे गधे, ये देखो। अब ऐसे करके ये क्या है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है ना, दोनों समान है, बोलो हाँ। लेकिन इस वाली थाली में एक अलग से चीज रखी हो, यहां पे अलग से चीज, यानी थाली थाली सेम है, इस थाली में एक अलग सी चीज रखी हो। भाई इस थाली मान लो रखी है काजू कतरी, क्या रखी है? तो ये जो काजू कतरी है ना, अगर उस थाली में, वित्त विधेयक के अंदर ही धन विधेयक होता है, विशेष एक विषय है, अगर उस थाली में विशेष विषय होगा तो वो थाली नाम देगी धन विधेयक। क्या नाम देगी? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? इसका मतलब क्या होगा कि वित्त विधेयक जो है, ये तो है ही वित्त विधेयक, भाई वित्त संबंधी सारा मामला आ रहा है, तो आप उसे नाम देंगे वित्त विधेयक, बोलो हाँ या ना। अब ये वाला विधेयक क्या है? वित्त विधेयक तो है ही है, वित्त विधेयक के अंदर लेकिन आप देखेंगे कि आपको धन विधेयक भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, लेकिन जो भी धन विधेयक होगा, भाई धन विधेयक क्या है? इस थाली के अंदर है, तो इसका बाप कौन है? वित्त विधेयक जो इसके बाहर है। हर धन विधेयक क्या होगा? लेकिन हर वित्त विधेयक के अंदर धन विधेयक छुपा, बोलो हाँ या ना। तो जब किसी वित्त विधेयक में कोई कर लगाना, कर हटाना, कर की दर कम करना, कर की दर बढ़ाना, या विनियोग विधेयक को लेकर आना, अगर ये 4-5 चीजें होंगी तो उस विधेयक को नाम देंगे हम कैसा विधेयक। और अगर ये 4-5 चीजें नहीं होंगी तो उस विधेयक को भी क्या नाम देंगे? वित्त विधेयक। बोलो हाँ या ना। कुछ समझ आया कि नहीं आया? एक बार में समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वेरी गुड, समझ आ गई तो बहुत बहुत बधाई आपको। अब लिखे वित्त विधेयक, ये नींव है इकोनॉमिक्स की, बजट की, सबकी, यहीं से निकलेगा बजट फजट जितने भी हैं। लिखो, अलग हेडिंग डालो ना, वित्त विधेयक और धन विधेयक। मैं लिखा तो रहा हूं, ऐसी बना, एक तरफ वित्त विधेयक, तरफ धन विधेयक, आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117। लिखो, वित्त संबंधी जलेबी, अरे वाह,
सर हम अभी तक डोसा नहीं खाए। डोसा नहीं खाए हो? फोन में देख लेती हूँ, उसी को खा लेती हूँ। क्या कह रहे हो तुम? चलो, वित्त विधेयक। वित्त संबंधी सभी प्रकार के मामले, वित्त संबंधी सभी प्रकार के मामले वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। वित्त संबंधी कोई भी मामला हो गया, पैसे का कोई मैटर हो गया, किसमें आएगा? वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। वित्त संबंधी सभी प्रकार के मामले वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखिए धन विधेयक में आर्टिकल 110 लिखें। वित्त विधेयक में, वित्त विधेयक में यदि कुछ विशेष, यदि कुछ विशेष, आगे लिखो विशिष्ट, विशेष के आगे डैश क्लेश करके, विशिष्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ दैट विधेयक मनी बिल। धन विधेयक में यदि कुछ विशिष्ट, वित्त विधेयक में क्या लिखा है? वित्त विधेयक में यदि कुछ विशेष और विशिष्ट विषय सम्मिलित होते हैं जो कि आर्टिकल 110 में दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 110 में दिए गए हैं, ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। समझ आ गया एक बार में आसान तरीका से कि नहीं आया? ऐसे विषयक विधेयक को क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। यानी मान के चलो वही वाली चीज, मान के चलो आपके पास कई सारी थालियां हैं, ये भी थाली है, इधर देखो, यहां दोबारा देख लो एक बार, थाली का क्या हो गया? थाला बन गया। इधर देखो, मान के चलो, देखो देखो, एक ये भी थाली है, ये एक ये भी थाली है, ये, लेकिन जिस थाली के अंदर ये काला वाला चीज दिखेगा उस थाली को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मान लो ये वाली थाली है और ये वाली भी थाली है, ये दो थाली आप और देख रहे हो, और इन दोनों थालियों में मैंने क्या बना रखा है? ब्लू ब्लू कलर का ये चीजें शामिल है, शामिल है, शामिल है, शामिल है, शामिल है। तो इन दोनों थालियों को क्या नाम देंगे? और जिस थाली में काला चीज होगा उसे क्या नाम देंगे? ये काली चीज क्या है? काला जामुन। वाह, ये काली चीज क्या है? काला जामुन। और इसे क्या किया? विशिष्ट विषय। कैसे विषय है? लिखो विशिष्ट विषय क्या क्या होते हैं। समझ गया? नहीं समझे तुम बात? यानी वित्त विधेयक में क्या ढूंढना होता है? ये विशिष्ट विषय ढूंढ रहे होते हैं। अगर ये होंगे तो उसे क्या नाम देंगे? बोलो हाँ या ना। लिखो विशिष्ट विषय। जैसे विशिष्ट विषय लिखो, किसमें लिख रहे हो? धन विधेयक में लिखना है। धन विधेयक में लिखो विशिष्ट विषय कौन से हैं। उसमें हेडिंग में लिखा था ना आपने, यदि विशिष्ट विषय शामिल होंगे तो धन विधेयक के अंदर बताओ कौन से विषय हैं। हाँ हाँ, सत्र कौन लिखा है? तुम लिखियो कि मैं लिखाया हूं? सही करो उसको फिर। हाँ, विशिष्ट विषय लिखें। किसी कर का लगाना, किसी कर को लगाना, पॉइंट फॉर्मेट में जैसे मैंने लिखा है, किसी कर को लगाना, किसी कर को लगाना, किसी कर को हटाना, कर की दर में वृद्धि करना, दर में वृद्धि करना,
कर की दर में वृद्धि करना, ऐसे लिखते रहे तो हो गया तुम्हारा काम। नेक्स्ट, कर की दर को कम करना, कर की दर को कम करना। नेक्स्ट, संचित निधि से पैसा निकालना, संचित निधि से पैसा निकालना, संचित निधि से पैसा निकालना, लिखो विनियोग विधेयक का। नेक्स्ट, विनियोग विधेयक का पारित होना, विनियोग विधेयक का पारित होना। एक्चुअली संचित निधि से पैसा निकालते हैं तो उसके लिए बिल होता है, उसे नाम देते हैं विनियोग विधेयक। क्या नाम देते हैं? दैट नोन एज विनियोग विधेयक। क्या नाम देते हैं इसे? विनियोग विधेयक। ठीक है, एक पॉइंट डाल के लिखे, क्या क्या धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक में लिखें, क्या धन विधेयक नहीं है। क्या धन विधेयक नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी में लिखो क्या धन विधेयक नहीं है। पहला, किसी प्रकार का स्थानीय कर, किसी प्रकार का स्थानीय कर। अगर कोई स्थानीय लोकल टैक्स लगेगा तो धन विधेयक के अंदर नहीं आएगा, बाकी सारे टैक्स आएंगे। किसी प्रकार का स्थानीय कर। अगले, जुर्माना, किसी प्रकार का स्थानीय कर। अगला, जुर्माना या फीस। लिखना, जुर्माना या फीस, जुर्माना या फीस। डन। चलिए अब डालिए इसी में हेडिंग, धन विधेयक की प्रक्रिया। पहले एक काम करो, हाँ लाल दो प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया। हाँ, क्या स्थानीय कर लोकल टैक्स नहीं होते पंचायत के, इसे नाम देते हैं स्थानीय कर। अगला टॉपिक लिखे, धन विधेयक की प्रक्रिया। डालो, धन विधेयक की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ धन विधेयक, धन विधेयक की प्रक्रिया। हाँ भाई देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? संसद या लोकसभा का अध्यक्ष? जोर से बोलो। लोकसभा का कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जो भी धन विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पूछा जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होगी, इससे क्या होगा, धन विधेयक जो है पेश होगा। जो भी धन विधेयक होगा वो हमेशा लोकसभा में पेश होगा। कहां पेश होगा? धन विधेयक को लोकसभा में पेश करते हैं और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से आता है। धन विधेयक जो होता है, इस पे बताओ संयुक्त बैठक का प्रावधान है या नहीं है? पढ़ाता नहीं पढ़ाता मैंने? इस पे संयुक्त बैठक जो है इसका प्रावधान नहीं है। यहीं से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। फिर आता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास क्या पावर है, राज्यसभा की क्या शक्ति है। तो पहले आप ये पॉइंट लिखें, धन विधेयक की प्रक्रिया। कोई विधेयक लिखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। संचय निधि बेटा पढ़ेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ बस। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसमें वो काली चीज है या नहीं, ये कौन ढूंढेगा? वेरी गुड, तुम होशियार हो गए एकदम। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, धन विधेयक राष्ट्रपति की
पूर्व मंजूरी से पेश किए जाते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। वापस नहीं कर सकता। ये लाइन हमने पहले भी लिखी है, ये रुको। वापस नहीं कर सकता। धन विधेयक जो होगा राष्ट्रपति से पहले पूछ के पेश किया जाएगा, और जो चीज राष्ट्रपति से पूछ के पेश किया जाए तो वापस क्यों करेगा उसको। लेकिन एक बात है याद रखना, इसमें एक पॉइंट बनता है, धन विधेयक पे राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो ले सकता है। वो धन विधेयक पे अपनी सहमति बता सकता है कि भाई सहमति या असहमति, इसके बारे में बात कर सकता है कि मैं सहमत नहीं हूं या असहमति। कब करेगा ये बात है, धन विधेयक मान लो आया, सरकार गिर गई, मैंने बताया था सरकार गिर जाए, तब वो कह सकता है धन विधेयक ठीक नहीं है, या सरकार उसे खुद मना कर दे धन विधेयक पे साइन करने से आप रोक दो। लेकिन वो वापस नहीं करेगा पुनर्विचार धन विधेयक को, क्योंकि उसे पहले ही पूछ के धन विधेयक आ रहा है। मान के चलो मोदी सरकार धन विधेयक लेकर आई, ठीक है, अब सरकार गिर गई, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, धन विधेयक पे अपनी सहमति रोक लेगा, देगा नहीं। या कल को मोदी ने धन विधेयक भेजा, फिर मोदी जी को लगा इसमें गलती हो गई, तो उसे क्या करेंगे, असहमति करवा देंगे। लेकिन आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का प्रयोग तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद कहे या मंत्रिपरिषद कमजोर हो। पता है ना आपको, नहीं पता है, सिंपल बात है। अदरवाइज अगर ऐसा हुआ कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति ने वीटो कर दिया तो क्या हो जाएगा, संविधान का उल्लंघन, और राष्ट्रपति चला जाएगा। तो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, सहमति दे सकता है या असहमति दे सकता है। लिखो, क्लियर। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, लौटा नहीं सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। वह अपनी सहमति दे सकता है, दे सकता है या असहमति। वो अपनी सहमति दे सकता है या असहमति, या तो हां कर देगा या ना कर देगा। बट ही कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट, मतलब फॉर द गवर्नमेंट। या तो सहमति देगा या असहमति देगा, बट वो क्या नहीं करेगा, इवन विल नॉट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, के लिए बिल को क्या नहीं करेगा, वापस नहीं करेगा। अगला लिखे, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ओवर दी मनी बिल। चलिए अगला डालें जरा पॉइंट, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति। पिछले वाला जो नोट्स था ना, उससे इस बार का नोट्स में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनवाया और थोड़ा सा ना ज्यादा इसमें हेडिंग डलवाई है, एक एक चीज को अलग अलग किया है। 70 से थोड़ा सा इसको डाइवर्सिफाइड कर दिया नोट्स को। नहीं लग रहा है ऐसा?
ये मेरा नोट्स है 70वीं का। वेरी गुड। ये कैसा है, पढ़ा? दिखाओ जरा, कहां से मिला है, कब मिला है? ये तो बहुत पुराना है, 69वीं का है। वोकल टाइट है। ये वाला नोट्स बिकता है मार्केट में है? तुम्हारी लॉ से मेरी बात होती है? ऐसी क्या गलत बात करती है मैंने? है? चलो, अच्छा, धन विधेयक को संबंध में राज्यसभा की शक्ति। देखो राज्यसभा की शक्ति क्या है, सुनो मेरी बात, सुनो। क्या राज्यसभा की पावर क्या है? राज्यसभा धन विधेयक को, जैसे लोकसभा ने पास किया, हेलो, धन विधेयक आया कहां, टपका कहां? कहां टपका? लोकसभा में टपका। तो लोकसभा अगर धन विधेयक को पारित करेगी तो कहां जाएगा? बोलो जल्दी, कहां जाएगा? तो राज्यसभा धन विधेयक को, सुनो, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है? अगर 14 दिन तक रोक सकती है, पहली चीज, 14 दिन में अगर राज्यसभा ने धन विधेयक पारित नहीं किया तो लोकसभा उस धन विधेयक को स्वतः क्या मान लेगी? बोलो हां, स्वतः पारित मान लेगी। दूसरी चीज, राज्यसभा ने धन विधेयक के ऊपर कोई बदलाव किया, राज्यसभा ने धन विधेयक में कोई संशोधन किया, कोई बदलाव किया, कोई परिवर्तन किया, तो उन परिवर्तनों को मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि धन विधेयक के संबंध राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, और जब पावर नहीं है तभी तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। भाई ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? जब किसी मामले में दोनों सदनों में बात बिगड़ जाए, या बिगड़ने वाली बात है ही नहीं। भाई वहां क्या था, सामान्य विधेयक पे 6 महीना, अगर किसी विधेयक को 6 महीना हो गए और 6 महीने में राज्यसभा ने विधेयक वापस नहीं किया, वहां था ना सामान्य उसमें, तो वहां क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान था, ज्वाइंट सिटिंग हो सकती थी। लेकिन यहां जब राज्यसभा 14 दिन तक रोक रही है, उसके बाद नहीं पारित कर रही, तो लोकसभा स्वतः पारित कर देगी, राज्यसभा संशोधन करेगी, लोकसभा उन्हें माने या ना माने। अतः सिंपल भाषा में कह सकते हो कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई पावर, सिंपल। क्यों नहीं है? यही मेंस है, क्यों नहीं है? क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है। जनता के धन पे किसका पावर होना चाहिए? जनता का। जनता के धन पे किसका नियंत्रण रहेगा? जनता का। और प्रधानमंत्री कहां का राजा है? लोकसभा का। तो धन पे किसका कंट्रोल रहेगा? प्रधानमंत्री का। और वो कहां बैठता है? लोकसभा में। तो सारी पावर किसके अंदर है? लोकसभा के अंदर। यही है, लिखो। लिखो, राज्यसभा धन विधेयक को, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक रोक सकती है। यदि 14 दिन में, यदि 14 दिन में विधेयक पारित नहीं किया तो लोकसभा उसे स्वतः पारित मान लेगी। तो लोकसभा उसे स्वतः पारित मान लेगी। स्वतः पारित मान लेगी। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, बल्कि
अपनी सिफारिशें दे सकती है, अपनी सिफारिशें दे सकती है, राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए, राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी क्लियर। चलिए, ये हो गया आपका धन विधेयक। क्या हो गया बेटा? धन विधेयक। अब देखो वित्त विधेयक में आ जाते हैं। एक लाइन लिखें दोनों के नीचे। अब ये सुनो, अब जरा एक लाइन और लिखो धन विधेयक में। एक लाइन लिखो नोट डाल के लिखो, नोट डालो 500 का, 2000 का डालो और लिखो हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, लेकिन हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। देखो सुनो कैसे, मैंने क्या कहा था? वित्त विधेयक क्या है? बेटा या बाप है? तो मैं कह सकता हूं ये बेटा है, तो मैं कह सकता हूं कि हर बाप का बेटा नहीं होता। देखो, हर वित्त विधेयक धन विधेयक, हर पिता का बेटा लेकिन हर बेटे का बाप। सिंपल। बोलो हाँ, अरे बोलो, ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं भाई? कितना सिंपल है। हर वित्त विधेयक जो है ये धन विधेयक नहीं होता, हर बाप का बेटा नहीं होता, लेकिन हर बेटे का बाप होता है। हर धन विधेयक का वित्त विधेयक होगा ही होगा। बोलो हाँ, क्लियर। अब वित्त विधेयक के अंदर पढ़ते हैं। वित्त विधेयक को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वित्त विधेयक क्या होता है? करूं डिटेल में एक्सप्लेन? छोड़ दूं? करूं एक्सप्लेन? देखो सुनो बता रहा हूं। इतने क्वेश्चन बीपीएससी पूछती वास्ती कुछ है नहीं। पता है बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है पॉलिटी में, मेरा मोटिवेशन पूरा लूज कर दिया है। अगर ऐसे पूछती रही ना तो मैं सिर्फ मेंस में पॉलिटी पढ़ाया करूंगा। सिर्फ मेंस में एक बैच पढ़ाओ, धुआं खत्म। अब इसमें क्या, हर बार ये लगता है ये पूछेगी नहीं, ये पूछेगी, फिर क्या सबको ये लगता है, सबको लगता है ना ये चीज, इन लोगों को भी लगता है कि इतना टाइम पॉलिटी में खींच रहे हैं, क्वेश्चन पूछती है बच्चों वाले 10-15 क्वेश्चन, या तो इस बार 25-30 क्वेश्चन पूछे। बढ़िया सॉलिड 20 क्वेश्चन तो पूछ ही ले। मजा आ जाएगा अगर पॉलिटी में 20-25 क्वेश्चन पूछ ले। बच्चे बहुत पास करेंगे, पॉलिटी बच्चे पढ़ते भी बहुत ज्यादा है और काम हो जाएगा उनका अच्छा खासा। लेकिन 20 क्वेश्चन पूछेगी नहीं ना। चलो काश पूछ ले, हे खुदा। चलिए 25 से 30 पूछ ले। यूपीएससी पूछिए 16 क्वेश्चन। चलो यहां ध्यान दो। अब वित्त विधेयक क्या होता है इधर देखो। बेस्ट सच बात बताऊं, अगर मैं अगर आयोग में हूं तो पॉलिटी क्वेश्चन आराम से 30-40 पूछवाऊं। रीजन पॉलिटी पढ़ाने से नहीं है, रीजन ये है कि अगर किसी बच्चे को एसडीएम या डीवाईएसपी बनना है तो पॉलिटी पढ़ के जाएगा। अब गन्ना अधिकारी बनना है तो गन्ना पढ़ के जाओ। गन्ना कहां होते हैं, गन्ना कैसे होते हैं, गन्ना क्यों होते हैं। ठीक है, आओ वित्त विधेयक सुनो। वित्त विधेयक जो है इसके 2 पार्ट हैं। एक होता है आर्टिकल 117 का क्लॉज 1, यानी ये वित्त विधेयक जो है ये प्रथम प्रकार का वित्त विधेयक है।
और एक होता है वित्त विधेयक टाइप 2, जिसे बोलते हैं वित्त विधेयक का टाइप 2। सुन लो मेरी बात ध्यान से, जो वित्त विधेयक का टाइप 2 होता है ना, टाइप सेकंड, ये तो बिल्कुल जो है साधारण विधेयक की तरह होता है, तो इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। इसको हम कंपेयर करेंगे साधारण विधेयक के साथ, इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये तो सिंपल विधेयक है, कहीं भी पेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो वित्त विधेयक का टाइप 1 होता है, इसके अंदर दो क्वालिटी खास होती है, दो। पहला, ये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से आता है। अगर बीपीएससी बहुत गहराई में पूछ ले कि वित्त विधेयक के अंदर ही कंपेयर कर दे, वित्त विधेयक टाइप 1, वित्त विधेयक टाइप 2, 99% क्या होता है, वित्त विधेयक कंपेयर होता है धन विधेयक के साथ। धन विधेयक वित्त विधेयक में क्या अंतर है, सिंपल एग्जाम में बहुत स्पेसिफिक मैं वित्त विधेयक को कंपेयर करता है वित्त विधेयक के साथ ही। सुनो, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से आता है, सुन लो सुनो, वित्त विधेयक राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी से आएगा, और वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश होता है। ये दो क्वालिटी ऐसी है इस वित्त विधेयक टाइप 1 की जो धन विधेयक से मैच करती है, सिर्फ कितनी, दो। बाकी वित्त विधेयक पे संयुक्त बैठक हो सकती है। बाकी देखो, अब मैं बताऊं तुम्हें, यहां देखो, जो वित्त विधेयक का टाइप 2 है, इसको मैं बारे में तो थोड़ा बता दूं। वित्त विधेयक का टाइप 2, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कहीं भी पेश हो सकता है, कहीं भी। कहीं भी का मतलब दोनों सदनों में, कहीं भी का मतलब क्या घर में पेश हो जाएगा, दोनों सदनों में पेश हो सकता है, दोनों सदनों में पेश हो सकता है। दूसरी चीज इसके बारे में देखो, यहां आप कह सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं, मंजूरी नहीं। तीसरी चीज तो इस पे क्या हो सकती है, इस पे संयुक्त बैठक हो सकती है, बहुत सिंपल, इस पे संयुक्त बैठक हो सकती है। तीसरा, इस पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, बोलो हां, राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकते हैं इस वाले विधेयक पे। प्रेसिडेंट कैन यूज द वीटो पावर ओवर दिस बिल, ठीक है। राज्यसभा के पास भी शक्ति होती है, तो आप ये कह सकते हैं राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के पास शक्ति होती है, राज्यसभा के पास समान पावर होती है जो यहां होती है। इसका मतलब क्या है कि धन विधेयक ऐसा ही लग रहा है, वित्त विधेयक बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह ही है, जैसे साधारण विधेयक होता है बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सेम है। लेकिन अंतर क्या है, इस वाले वित्त विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी चाहिए होती है और लोकसभा में पेश होता है। तो इसकी ये दो क्वालिटी किससे मैच करती है, इस वाले से मैच करती है, धन विधेयक से मैच करती है। बाकी धन विधेयक अलग है, वित्त विधेयक अलग है, और वित्त विधेयक अलग है। ये वाला जो वित्त विधेयक है दैट इज वेरी सिमिलर टू साधारण विधेयक। कैसा है, ये बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह है, ये वाला थोड़ा सा क्या है, अलग है, ठीक है। तो लिखे वित्त विधेयक के प्रकार, लिखे वित्त विधेयक टाइप 1, हाँ, और वित्त विधेयक टाइप 2, ऐसे लिखो, वित्त विधेयक टाइप 1 और वित्त विधेयक टाइप 2। वित्त विधेयक टाइप 1 और वित्त विधेयक टाइप 2, इसके अंदर लिखें, एक पीपीटी के लिए बोला था, इसको मैंने बनाई नहीं कि इसने, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में लिखें टाइप 1 में लिखें इस वाले प्रथम प्रकार का वित्त विधेयक, आर्टिकल 117 डाल के लिखें टाइप 1। वैसे जनरली इसका आर्टिकल 2 होता है, इसका आर्टिकल 3 होता है, पर आप यहां टाइप 1 लिख दो, वित्त विधेयक टाइप 1, क्या लिख दो, टाइप 1 लिखें। यह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होता है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होता है। पॉइंट नंबर 2, यह लोकसभा में पेश किया जाता है,
यह लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, बाकी सब प्रावधान साधारण विधेयक की तरह होते हैं। बाकी सब प्रावधान साधारण विधेयक की तरह होते हैं। जैसे संयुक्त बैठक हो सकती है, जैसे संयुक्त बैठक हो सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, डन। या टाइप 1 के आगे आर्टिकल लिख देना, 117 का आर्टिकल 2 है, क्लॉज 2 है, मतलब टाइप 2 है लेकिन टाइप 1 है लेकिन क्लॉज 2 है। अब लिखो वित्त विधेयक टाइप 2। टाइप 2 और टाइप 2 के सामने आर्टिकल लिख दो 3, 117 का 3। वित्त विधेयक का टाइप 2 और आर्टिकल लिख दो 17 का 3। टाइप 2, टाइप 2 लिखो, यह बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह होता है। यह बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह होता है। इसमें धन विधेयक का कोई प्रावधान नहीं होता। इसमें धन विधेयक का कोई प्रावधान नहीं होता। ठीक है, कोई प्रावधान नहीं होता। क्लियर है पॉइंट? चलिए, इसका मतलब अगर मैं देखूं तो यहां देखो, 110 जो आर्टिकल था एकदम अलग था। 110 में जो प्रावधान थे वो विशिष्ट प्रावधान थे, बोलो हाँ। 117 का जो टाइप 1 है, जैसे आर्टिकल 2 का नाम दे दो, टाइप 1 जो है, इसके अंदर धन विधेयक का कुछ प्रावधान था हल्का सा, इसीलिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी चाहिए थी, प्लस वित्त विधेयक के बारे में बात थी, 17 के बारे में बात थी, दोनों इसके अंदर मिक्स थे हल्के हल्के। और एक आता है वित्त विधेयक, सिर्फ वित्त विधेयक, जो हमने पढ़ा टाइप 2। कौन सा पढ़ा हमने? टाइप 2। ये पूरी तरीके से कैसा विधेयक है? साधारण विधेयक है। हाँ या ना? एकदम क्लियर? अब डालो हेडिंग, धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर। नेक्स्ट हेडिंग, धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर। सर कैन वी प्लीज क्लासीफाई एग्जाम में कौन सा टाइप का विधेयक पूछा जाएगा? एग्जाम में सब टाइप के विधेयक पूछे जाएंगे, वो साधारणतः पूछ लेगा धन विधेयक वित्त विधेयक में क्या अंतर है, तो वो टाइप के अकॉर्डिंग पूछेगा। अब जो मैं लिखा रहा हूं ये ज्यादा पूछा जाएगा, धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर क्या है। देखो सुनो, अब इसका मतलब क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं धन विधेयक में अंतर करूं साधारण विधेयक से, बोलना, तो साधारण विधेयक तो वित्त विधेयक की तरह ही होता है जो टाइप 2 होता है, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, वित्त विधेयक का अंतर भी इसमें आपकी समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक जो है ये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से आता है, बोलो हाँ या ना। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी इसमें चाहिए। पहली चीज तो ये खास थी इसकी। दूसरी चीज आपने पढ़ी, ये कहां आता है, बोलो लोकसभा में पेश होता है, बोलो हाँ, लोकसभा में कहां होता है, पेश होता है। तीसरी चीज आपने पढ़ी
कि राष्ट्रपति से पुनर्विचार लौटा सकते नहीं लौटा सकते? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं, धन विधेयक ए पुनर्विचार नहीं। चौथा, आपको मैंने पढ़ाया कि लोकसभा ऐसे कितने दिन तक रोक पाएगी? बोलो जोर से। राज्यसभा कितने रोक पाएगी? राज्यसभा ऐसे रोक पाएगी 14 दिन। राज्यसभा के पास कोई पावर इस पे नहीं है, अधिकतम 14 दिन रोक पाएगी राज्यसभा। एकदम क्लियर। नेक्स्ट, इस पर संयुक्त बैठक हो सकती है क्या? अगर बात बिगड़ी संयुक्त बैठक होगी? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये धन विधेयक है, ठीक है। वित्त विधेयक में सी कुछ चीजें मिल जाती हैं पहले वाले में। अब ये क्या है? साधारण विधेयक। तो इसमें ये ठीक है, ये किसी भी सदन में पेश हो सकता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, किसी भी सदन में। आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? साधारण विधेयक की प्रक्रिया नहीं पढ़ाई मैंने? बोलो। जिस सदन में पेश होता है उसे क्या नाम देते हैं? प्रथम सदन। दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी चाहिए क्या? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं, इस पे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। तीसरा, राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता? आर्टिकल 111 में बोलो हां, राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है, बड़ी सिंपल सी बात है। तीसरा, आप ये जानते हैं ये जो विधेयक होते हैं, इस विधेयक को लोकसभा यानी राज्यसभा, इस विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने महीने रोक पाएगी? राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ये तो कहीं भी पेश हो सकता है। तो दूसरा सदन है, अधिकतम कितने महीने रोक पाएगा? 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने, ठीक है। तीसरी चीज इसमें देखो, दूसरा सदन क्या है? संशोधन कर सकता है कि नहीं कर सकता? संशोधन कर सकता है। उसको लगता है कि भाई मैं ये बदलाव कर रहा हूं, बदलाव कर सकता है। अगर दोनों में बात बिगड़ गई तो राष्ट्रपति क्या बुला सकते हैं? संयुक्त बैठक। क्या बुला सकते हैं? संयुक्त बैठक हो सकती है। बोलो हां या ना। ये अंतर है इन दोनों के अंदर। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो लिखो, ऐसे ही लिखो। धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर। धन विधेयक का लास्ट पॉइंट आपकी समझ आएगा अंजलि, संचय निधि से विनियोग विधेयक, जब बजट पढ़ोगी। आज ही पढ़ोगी, रुक तो जाओ, थोड़ा शांति ले लो। लिखो, लिखो भाई। हाँ लिखते चलो, लिख नहीं पाओगे क्या आप? लिखाऊं क्या? राष्ट्रपति की लिख लोगे ना? लिखो भाई, खुद लिखो प्लीज, मैं बोल नहीं सकता। हाँ बताओ। एक पॉइंटर याद आ रहा है? मैंने वैसे पढ़ाया साधारण विधेयक में, सरकारी गैर सरकारी कोई सदस्य पेश कर सकता था। उसको पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा। पहले लिख लो इसको, उसके बाद लिखाएंगे। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, हैं? कैसी गर्मी है? आज शर्ट, हाफ शर्ट पहननी चाहिए थी। शर्ट भी काली पहन के आ गया मैं। क्या डाले हो? वीडियो देखी आपने? राज्यसभा या दूसरा सदन अधिकतम 6 महीने रोक सकता है। राज्यसभा या दूसरा सदन अधिकतम कितने में रोक सकता है?
अधिकतम 6 महीने रुक सकता है। अधिकतम 6 महीने रोक सकता है। एकदम क्लियर? चलिए, अगला लिख दो, एक लाइन और लिख दो लास्ट। नहीं लिख पाए अभी? हम तो एसी में बैठे हैं। वाह, एसी में बैठे हो, आनंद ले रहे हो एसी का, हैं? हैं? मैं स्लो लिखवाता हूं। यस, इसके बाद तुम स्लो लिखते हो ना, फास्ट लिखते होंगे ना अगली क्लास में। लिखे लेक्स लिखे, मैं स्लो लिखवाता हूं। ऑनलाइन वालों हैं? नहीं नहीं, स्लो फास्ट जो लिखवा रहा हूं यही सही है। आगे लिखे, इतना फास्ट भी मत पढ़ो कि सब फास्ट फास्ट हो गए, फुसफुस हो गया। बुड़वक, इतना फास्ट क्या है? फू फा फी फी खत्म। एक दिन में पॉलिटी, मैं तो देखो पॉलिटी पढ़ाई है, मैंने 12 घंटे में पढ़ाई है, यूट्यूब पे 8 घंटे में पढ़ाया ना, 8 घंटे का वीडियो मेरा, जो 8 घंटे में पूरी खत्म करें। लिखो, कह रहा हाँ, यहां लिखे, हाँ बेटा बोल, आगे आ जा। इसमें लिखे सिर्फ, इसमें लिखे सिर्फ सरकार का मंत्री पेश कर सकता है, सरकार का मंत्री पेश कर सकता है। हाँ हाँ, मेजोरिटी दोनों में सेम है, धन विधेयक। लेकिन होता ही है, अगर सरकार गिर जाती है अगर धन विधेयक पारित नहीं हुआ तो, और इसमें भी सरकार गिर जाती है, लेकिन जब कोई मंत्री उसको प्रस्ताव लेके आएगा तब गिरेगी। देखो, सिर्फ सरकार का मंत्री पेश करता है, सिर्फ सरकार का मंत्री पेश करता है। इसमें लिखे सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और गैर सरकारी दोनों, सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य पेश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखे धन विधेयक में पारित न होने पर सरकार गिर जाती है, पारित न होने पर सरकार गिर जाती है। ठीक है, ऐसा इसमें भी होता है। लिखें साधारण विधेयक में, लिखें पारित न होने पर सरकार गिर जाएगी यदि प्रस्ताव लाया जाए, अपने आप नहीं गिरती। इसमें साधारण विधेयक में लिखें, साधारण में ना, पारित होने पर सरकार गिर जाएगी। साधारण विधेयक में लिखें बहुमत न होने पर, या पारित न होने पर, सॉरी क्या लिखा है, पारित न होने पर सरकार गिर जाएगी, लेकिन प्रस्ताव लाने पर, इफ somebody move a motion against the government will fall। क्या लिखा बेटा? प्रस्ताव लाने पर। अब ये धन विधेयक, वित्त विधेयक अब कंप्लीटली खत्म हो गया। हाँ है बाबू, इस वाले पॉइंट के बारे में समझोगे आगे, अविश्वास प्रस्ताव में बताता हूं। अविश्वास प्रस्ताव जब समझोगे तब आएगा। देखो यहां क्या है, सरकार आई, धन विधेयक आया, अगर सरकार इसे पारित ना करा पाई तो सरकार अपने आप गिर गई, सरकार खत्म। इस वाले में क्या है, अगर नहीं पारित हुआ तो धन विधेयक तो खत्म हो गया, सरकार पारित नहीं करा पाई, लोकसभा में अगर सरकार से पारित नहीं हुआ ये, उसके बाद विपक्ष क्या करेगा, एक प्रस्ताव लेकर आएगा, अविश्वास प्रस्ताव। उसके बाद सरकार को टपकाएगा। मान के चलो मैं प्रधानमंत्री हूं, कौन हूं मैं?
और मैं विधेयक लेकर आया, बिल लेकर आया, अब बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, मेरे पास मेजोरिटी, तो फिर क्या करेगा, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और मुझे हटा देगा। इस वाले में क्या है, अगर बिल पारित नहीं हुआ तो सरकार उसी समय उसी मूवमेंट निकल लेगी वहां से, मोदी जी बस्ता उठाएंगे और घर आ जाएंगे। यही बजट है ना, एक्चुअली दिस इज द बजट। जो धन विधेयक होता है इसे क्या नाम देते हैं, यही बजट है, इसी को बजट कहते हैं। दोनों में गिरेगी, एक में बिना कहे गिर जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए भैया, ओ भैया, लेकिन एक बात सुनो, सरकार गिर जाएगी दोनों में, ये अगर लोकसभा में पारित नहीं हुआ तभी तो गिरेगी, इसमें राज्यसभा में पारित तो गिर जाएगी। और ये तो आता ही कहां है, अब दिमाग काम किया नहीं किया, सिंपल ना भाई। ये मान लो राज्यसभा में आया, लोकसभा में आया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में फेल हो गया, सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी। तभी तो इसमें लिखा है प्रस्ताव लाने पे, और मंत्री प्रस्ताव तभी लाएगा जब उसे लगेगा कि सरकार के पास बहुमत कहां नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 75(3) में सरकार किसके जिम्मेदार है, लोकसभा। काम खत्म। और ये आता ही कहां है, तो गिरेगी नहीं गिरेगी, बोलो हाँ हाँ, डालो हेडिंग भारत सरकार की निधियां। क्या इस वाले को दोनों ला सकता है, तभी तो लिखा है सरकारी गैर सरकारी। पढ़ाया भी था ना मैंने, गैर सरकारी सरकारी क्या होते, नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं बताया सरकारी गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। पक्ष विपक्ष नहीं, इसको सिर्फ सरकार का मंत्री लाएगा ओनली। इसको कांग्रेस का मंत्री ला सकता है, इसको बीजेपी का मंत्री ला सॉरी बीजेपी का सांसद, कांग्रेस का सांसद, इसे कोई भी ला सकता है। ये क्लियर है कि नहीं है, गैर सरकारी किसे कहते हैं, मत पास हो, ला सकता है। ठीक है, चलिए, आपको मैंने लिखाया भी है गैर सरकारी विधेयक कब आए हैं, 2 आए हैं, लिखा नहीं लिखा है मैंने, पहली बार आया था बफ का आया था, फिर चलिए हाँ, संविधान संशोधन विधेयक एक टॉपिक ही अलग से है, वो इसको पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक तब पढ़ाऊंगा जब आप थोड़ा संविधान को समझ लो। संविधान संशोधन विधेयक में संविधान संशोधन पूरे पढ़ाने पड़ेंगे, पढ़ाऊंगा उसको, टेंशन ना ले, पता है मुझे। डालो हेडिंग भारत सरकार की निधियां। क्या बेटा, ना ना मैं भूलता कुछ नहीं हूं, भारत सरकार की निधियां। क्योंकि उसको जब पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें 106 संशोधन पढ़ाने पड़ेंगे पूरे, कब कब हुए भारत में, भारत सरकार की, हाँ आर्टिकल 368 आएगा उसमें, समझे। तो लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको अंत में, भारत सरकार की निधियां, फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के पास कितने प्रकार के खाते हैं, फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो भारत सरकार के पास जो खाते हैं ना बबुआ, वो 3 खाते हैं। कितने, भारत सरकार के पास 3 प्रकार की तिजोरी है। कितने प्रकार की, आज तुम समझो पैसा कहां जाता है कहां से आता है। ठीक है, 3 तिजोरी है भारत सरकार के पास। एक तिजोरी है जिसका नाम है भारत सरकार की संचित निधि। क्या नाम है बेटा, तिजोरी का नाम है भारत सरकार की संचित निधि। आप पता है बहुत लक्की, आपकी क्लास से पहले पॉलिटी हो रही है, फिर इकोनॉमिक्स होगी, आप चीजों को रिलेट कर पाओगे, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन ला रहा है, कौन सा विधेयक, कौन सा पास नहीं वहां हवाबाजी निकलती है, फिर वो समझ नहीं आता। संचित निधि, और पढ़ाने का तरीका पता है क्या होना चाहिए, पहले बच्चा इतिहास पढ़े, फिर बच्चा पॉलिटी पढ़े। अब इतिहास पढ़े नहीं, पॉलिटी पढ़ने लग जाए तो फिर दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने संविधान विकास क्रम अभी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, पढ़ाऊंगा भी नहीं मैं, वो इतिहास में ही होगा। आइए मैं आजाद कराऊंगा बस देश, पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। संचित निधि, संचित निधि के बारे में आर्टिकल बात करता है 266 का क्लॉज 1। एक होती है भारत सरकार की लोक लेखा निधि। क्या लोक होती है, लोक लेखा निधि। आज तुम जानोगे कि सरकार का पैसा कहां जा रहा है और तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है और मोदी जी क्या कर रहे हैं। आर्टिकल 266 का सब क्लॉज 2, बोलो हाँ।
बोलो हाँ, वेरी गुड। तीसरी होती है संचित निधि। क्या होती है? तीसरी होती है आकस्मिक निधि। क्या होती है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि को बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। क्या बोलते हैं? जिसे नाम बोलते हैं आर्टिकल 267। आर्टिकल 267। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जो है, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं तुम लोगों से आज, तुम लोग मुझे किस चीज का एक्सपर्ट देखना चाहते हो? जैसे तुम मुझे टीवी पे देखे हैं, कहीं देखे हैं आज से 2 4 10 साल बाद बड़े लेवल पे, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का या संविधान का? बताओ। मैं एक नई चीज करने वाला हूं, संविधान का या अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स का? किस चीज का? व्यक्तिगत तौर पर पूछ रहा हूं, क्या देखना चाहोगे? मतलब जैसे मैं आज अपने गुरु के बारे में कहता हूं कि मेरा गुरु सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, वैसे 10 साल बाद तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ही काम कर रहा हूँ जिसके लिए पैदा हुआ हूँ इस दुनिया में। तो वो काम क्या? संविधान, संविधान या जियोपॉलिटिक्स? है जियोपॉलिटिक्स। चलो आइए, भारत सरकार की निधियां, टाइम तो लगता ही है, लेकिन नींव, जिस दीवार को खड़ा करना चाहते हो उसकी नींव बेटा बहुत पहले रखी जाती है। जीवन के रास्ते ऐसे नहीं कि तुम यहां से चले 5 किलोमीटर यहां चले गए, फिर लौटे, फिर लौट आए, फिर लौट आए। जहां चलना है वहां चलते रहो, स्पीड चाहे स्लो रखो, बहुत स्पीड स्लो रखो, लेकिन बेटा चलते रहो, चलते रहो। ऐसे नहीं कि तुमने रफ्तार रखी 100 की और पहुंचना है यहां से मुसल्लापुर से बोरिंग रोड, या दिल्ली, यहां से यहां जाना है, रफ्तार रखी 100 की, यहां से चले सू 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 फू फू दू दू दू, चले बहुत, मेहनत बहुत की और चले भी बहुत, और स्पीड भी बहुत तेज है। और एक आदमी, देखो मैंने ये देखा अपने जीवन में, ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूं मैं, मेरे ऐसे कई रूममेट भी थे जो यहां से चले और ऐसे चलते, उनकी स्पीड होती है बहुत स्लो, ऐसे ऐसे, थोड़े बहुत भटके पहुंच गए। दैट्स द लाइफ। रिमेंबर इज ऑलवेज इन द लाइफ। स्पीड से मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर करती है। यू आर मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। इफ यू आर मूविंग द राइट डायरेक्शन, योर स्पीड इज स्लो, वन डे यू विल रीच योर डेस्टिनी। लिखो, बस 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 हो गया, लिखो। अबे बस, इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं, जरूर नहीं वो पास हो जाएं, और जिन बच्चों का दिमाग बहुत तेज है, जरूर नहीं है वो पास हो जाएं। लेकिन जो बच्चा डेली 3 4 घंटा पढ़ता है और कंटिन्यू पढ़ता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो पास हो जाए। बजाय एक बच्चा ऐसा है, आज 10 घंटे पढ़ा, कल 15 घंटे पढ़ा, परसों बीमार हो गया, फिर 5 7 दिन पढ़ा रहा, फिर खड़ा हुआ, फिर 8 8 घंटे पढ़ा, फिर बीमार हो गया। आज पढ़ लिया, कल शादी में चला गया, परसों यहां, बहुत तेज लड़का है। ऐसे लड़कों को मैं बहुतों को जानता हूं, ऐसे बहुत बच्चे मेरी संगत में रहे इस तरीका के, फूफा होते हैं, धूधां वाले, धुआं उड़ा देते हैं चीजों का। लेकिन दिक्कत यह है कि इन्हें सफलता नहीं मिल पाती। लास्ट में सफलता उसी को मिलती है सिविल सेवा में जिसकी कंसिस्टेंसी तंगड़ी हो, ऐसे ऐसे चले धीरे 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 और यहां तक पहुंच जाए। ये बात आप दिमाग के अंदर डाल लेना। तुम सोचो मैं 10 घंटे पढ़ता हूं तो पास हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड क्या, कभी के बच्चा पढ़ता बहुत है, लेकिन बेचारे को कभी यहां से कोई यहां ले गया, कभी किसी ने कहा ऐसे नहीं ऐसे पढ़, वो यहां से यहां पहुंच गया। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। ये बंदा मेहनती है कि नहीं है? बोलो हाँ। इंटेलिजेंट है कि नहीं है? लेकिन सफल हुआ? दैट्स द मैटर। ये बंदा इससे कम इंटेलिजेंट है, इसलिए आप देखते ब्यूरोक्रेट्स कम, बहुत ज्यादा तेज बुद्धि नहीं होती IITians जैसी उनकी, कम बुद्धिमान है, इससे कम मेहनती है। बस 2 चीजें उसके पास, कंसिस्टेंसी, रोजाना पढ़ता है, और लंबा समय, बहुत दिन तक पढ़ता चला जा रहा है, छोटा नहीं। कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन आर द की टू गेट सक्सेस इन द लाइफ। ये बात हमेशा याद रखना, बेहद जरूरी है। हम भी इसी वाले में थे भाई, हमने जबरदस्ती चीजों को कर दिया। हम ऐसे नहीं थे कि भाई बहुत लंबे समय तक कोई, मेरे कई दोस्त थे,
बिहार के थे, बिहार के लोगों में ये चीज गॉड गिफ्टेड होती है, लंबे समय तक पढ़ना और धीरे धीरे पढ़ते चलना। आजकल का जो बच्चा आ रहा है बिहार में वो इस तरीका का है, हवाबाजी लिखो, नहीं कर सकते। तेजी से रोज पढ़ेगा तो पढ़ ले, फिर तो बहुत अच्छी चीज है। भारत सरकार की निधियां, पहला संचयन निधि, लोक लेखा निधि, और लिखो ना, बनाओ ना, बना लिए। भारत सरकार के पास 3 खाते हैं, संचयन निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। लाडले सुनो, भारत सरकार का जो पहला खाता है इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड, यानी इसे बोलते हैं भारत सरकार की संचयन निधि। क्या बोलते हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से, आर्टिकल 266 का क्लॉज 1, भारत सरकार को जितना भी पैसा आता है, भारत सरकार को जितना भी पैसा आता है, कहां से? आपके ऊपर टैक्स लगाया, उससे पैसा मिला। भारत सरकार ने किसी को पैसा उधार दिया, उधार पैसे से क्या आई? ब्याज आई। क्या आई? ब्याज आई। भारत सरकार के पीएसयू चलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट चलती है भारत सरकार की, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल इंडिया, भेल इंडिया वगैरह वगैरह, लॉट ऑफ द गवर्नमेंट इंटरप्राइज आर रनिंग। उनसे जो कमाई होती है, सरकार के जो पीएसयू हैं, उनसे जो कमाई होती है, उनका जो प्रॉफिट होता है, ये सारा पैसा सरकार का इसमें जमा होता है। भाई सरकार को पैसा आता कहां से? या तो सरकार टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी वगैरह 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 वगैरह, या सरकार उधार पैसा ब्याज पे देती है, लैंडिंग किसी कंट्री को दे दिया, या आरबीआई पैसा देती है बैंकों को, ठीक है? तो रेपो रेट होता है ना, रेपो रेट, तो रेपो रेट पे दे अर्न द मनी, प्रॉफिट आता है उसके ऊपर। तीसरा है ब्याज, इंटरेस्ट, यही इंटरेस्ट है, और पीएसयू का प्रॉफिट। जो भी पैसा आता है ये सारा पैसा कहां जमा होता है? भारत सरकार की संचय निधि में पैसा जमा होता है। तो भारत सरकार की संचय निधि जो है ये सबसे बड़ी निधि है। हमारे देश का पूरा खाता तो यही है। जब आप लोग सुनते हो ना कि देश में पैसा नहीं बचा, घाटा आने वाला है, इसका मतलब क्या? संचय निधि में पैसा नहीं बचा। अब सुनो, संचय निधि से पैसा निकालने के लिए संचय निधि से 2 प्रकार के खर्चे होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी सीएफआई। पहला एक्सपेंडिचर है चार्ज्ड अपॉन, पहला एक्सपेंडिचर कौन सा है? चार्ज्ड अपॉन। और दूसरा एक्सपेंडिचर है मेड फ्रॉम, दूसरे का नाम है मेड फ्रॉम। एक है संचय निधि से भारित व्यय, संचय निधि पे भारित व्यय, और दूसरा है संचय निधि से किया गया व्यय, संचय निधि से किया गया व्यय। 2 प्रकार के व्यय, संचय निधि पे भारित व्यय और संचय निधि से किया गया व्यय। ये सारी बातें संविधान में लिखी है, हवाबाजी वाली बात नहीं है। कहां लिखी है? देखो, इकोनॉमी क्या, इसके अनुसार इकोनॉमी चलती है। संविधान में सबका इलाज किया हुआ है, संविधान में सब लिखा हुआ है। अब उसे कह रखा है कि अब तुम इकोनॉमी चलाओ, तो लिखा है भारित व्यय और देखो मेड फ्रॉम व्यय। सुनना मेरी बात ध्यान से, जो संचय निधि पे भारित व्यय, जैसे राष्ट्रपति की सैलरी हो गया, सुनना, जैसे राष्ट्रपति की सैलरी है, उपराष्ट्रपति की सैलरी है, ठीक है? उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं होती, राज्यसभा के सभापति की सैलरी है। तो राज्यसभा के सभापति की सैलरी है, राज्यसभा के उपसभापति की सैलरी है, बोलो हाँ। लोकसभा के अध्यक्ष की सैलरी है, बोलो हाँ। लोकसभा के उपाध्यक्ष की सैलरी है, हाँ या ना? तो जितने भी और संवैधानिक पोस्ट हैं, सीएजी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ईसी हो गया, या सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाँ या ना? हाई कोर्ट के जजों का पेंशन हो गया, क्या हो गया? पेंशन। तो जितने भी ये वेतन वगैरह होते हैं ये सब चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर है, यानी भारत सरकार जो भी पैसा देगी यहीं से देगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो इसके लिए मोदी जी के पास क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं, समझना सिस्टम बेटा। पूरे देश का पैसा आके इस बाली गुल्लक में गिर रहा है, पूरे देश का पैसा यहां गांठ बंधी है, पूरे देश का पैसा यहां आके गिर रहा है, ऑटोमेटिक फ्लो है, पूरा पैसा यहां आके गिर रहा है, यहां आके गिर रहा है, यहां आके गिर रहा है। अब सुनना मेरी बात तुम ध्यान से, जब पूरा पैसा यहां आके गिर रहा है तो मोदी जी यहां पीएम बैठे हुए हैं, इसे बोलते हैं सरकार। नॉट ओनली मोदी जी, एनीबडी बीइंग द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज देयर। अब सरकार अगर इससे पैसा निकालेगी, चाहे किसी की सैलरी दे चाहे कुछ दे, तो इससे 2 प्रकार के पैसे निकलते हैं, इसके 2 प्रकार के व्यय होते हैं। कौन से खर्चे? 2 प्रकार के खर्चे हैं।
पहला खर्चा है राष्ट्रपति, सभापति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष वगैरह की सैलरी। इस वाले पैसे के लिए सरकार को लोकसभा में वोटिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना वोटिंग के ये पैसा सरकार यहां से निकाल के इन लोगों की सैलरी दे सकती है। उसके बाद एक आता है मेड फ्रॉम, किया गया वे। अगर इसके बाद सरकार कोई पैसा निकालेगी, मोदी जी 25 पैसा, मैंने क्या बोला, इकोनॉमिस्ट तो बाहर में गए, उनकी तो औकात ही नहीं है। मोदी जी 25 पैसा यहां से निकाल नहीं सकते। 25 पैसा किसके बिना? राष्ट्रपति के बिना नहीं, लोकसभा किसके बिना? मेरे लाडलो, इससे पैसा निकालना ही तो धन विधेयक है, विनियोग विधेयक। इससे पैसा निकालना ही तो बजट है। बजट क्या होता है? आप पढ़ोगे, सरकार को पैसा चाहिए, बजट मिल गया, फिर तुम बजट का जो करो, बाहर में जाओ, उसको फिर इकोनॉमिक्स देखते हैं। लेकिन इससे पैसा अगर सरकार निकालेगी, 1 रुपए का 100वां भाग भी नहीं निकाल सकते मोदी जी, जब तक कहां बहुमत नहीं होगा। अब समझे? तभी तो मोदी जी कहते हैं अब की बार 500 पार सीट दो, वोट दो। सरकार गिरी, काम खत्म। अब तुम समझे? ये लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र ये है। सरकार जिम्मेदार है किसके प्रति? अगर लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं हुआ और इससे सरकार पैसा नहीं निकाल पाई, तो इसका मतलब है बजट पारित। यही बजट है, संचित निधि से विनियोग, पैसा निकालना, दैट्स द बजट। इसी को कहते हैं बजट, यही बजट है। लेकिन पैसा निकालने के लिए कहां बहुमत चाहिए? इसीलिए लास्ट में लिखा था धन विधेयक। अगर सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं हुआ तो मोदी जी की जो गाड़ी है ना, उसका डीजल भी नहीं डलवा पाएंगे, वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी, पैदल निकलेंगे वहां से। समझ गए? इसीलिए सरकार, हर साल सरकार को बजट चाहिए। आप पढ़ते हो ना, सरकार हर साल पैसा निकालती है, हर साल सरकार को पैसा चाहिए यहां से निकालने के लिए। अब देखो कितना प्यारा सिस्टम है। लोकसभा में किसके प्रतिनिधि जा रहे हैं? जनता के। इसीलिए लोग कह रहे थे कि लोकसभा में सरकार को ज्यादा पावर मत दो। अब सरकार के पास जब ज्यादा पावर होगी, सरकार धुआं मचा देगी। और सरकार के पास अगर बहुमत कम होगा, इसीलिए सरकार बार बार नीतीश जी कर रही है, या तमिलनाडु, वो सब मिला के चल रही, नहीं चल रही सरकार। क्यों? अगर पैर खिसके सरकार गिर जाएगी, फिर मोदी जी को पैसे नहीं आएंगे पान खाने के लिए, खत्म। अल्टीमेटली आप क्या समझे कि मोदी जी के पास, देखो हमारे देश में ये जो आदमी है ना, ये देखो, यही तो पढ़ते हैं मेंस में हम। ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, ये इसकी आंख है, ये राक्षस है। ये जो आदमी है राक्षस है, इसका नाम है पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये है पीएम, ये कुछ भी खा सकता है, सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है पीएम। और पीएम जो काम कर रहा है, यानी इस पीएम को आप समझो, इस पीएम के यहां पर, ये पीएम है, तो इस पीएम के यहां पर बैठा है राष्ट्रपति। कौन बैठा है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ भी खा सकता है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द इंडिया। ही कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। इस देश में आदमी कुछ भी कर सकता है, पर इस आदमी की जो कमांड है, जो डोरी बंधी है, इसका एक छोटे से खूंटे से आदमी बंधा हुआ है, और उस खूंटे का नाम क्या है? लोकसभा। जैसे हाथी देखा है, हाथी का जो बच्चा होता है वो क्या होता है? हाथी जब बच्चा होता है ना छोटा, तो उसको पता है सांकड़ से बांधते हैं, बड़ी सांकड़ से बांधते हैं। हाथी का बच्चा उसे तोड़ता है, तोड़ नहीं पाता। जब हाथी बड़ा हो जाता है तो सांकड़ हटा देते, पतली सी रस्सी से बांध देते। पता है क्यों? हाथी ये मान चुका होता है कि जहां मैं बंधा हुआ हूं उसे मैं कभी तोड़ नहीं सकता। दैट्स द ब्रेन सेट। तो ये जो है प्रधानमंत्री, इस रस्सी से बंधा है, इसे कहते हैं लोकसभा का बहुमत, और इसे बोलते हैं आर्टिकल 75 का क्लॉज 3। समझ आ रहा है? ये मेंस का कॉन्सेप्ट है। कुछ लिंक हुआ दिमाग में? समझ आया प्रधानमंत्री क्या था, सीन क्या था, कैसा मामला है? गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? बस इसके आगे कुछ नहीं है, फिर यही सब है। अब सुनो, लोकसभा में कहां के लोग बैठ रहे हैं? जनता के। कहां के प्रतिनिधि बैठ रहे हैं? इसलिए भारत में संप्रभुता किसमें नहीं थे? इसलिए मोदी जी क्या कहते हैं? बहनों, और अब की बार
यही है और कुछ नहीं है। दैट्स द पॉइंट है। हाँ तो ज्यादा है तभी तो कुछ भी कर रहे हैं वो है। क्या निकालते तो हैं हर साल। बजट क्या है? यही तो बजट है। लिमिट कोई नहीं, बजट ही क्या लिमिट है? बजट है, सरकार बजट पारित कर रही है, इतना आया इतना गया, खत्म। लिखो 100 रुपया कैसे निकाल लेंगे? बजट है ना, बजट से निकलता है। अब ये भी सुनो, ये भी संविधान में लिखा है कैसे निकलेगा, सब लिखा है संविधान में। अब सुनो, यहां से पैसा ले गए, यहां से पैसा ले गए निकाल के, यहां से पैसा निकाल के ले गए, ले गए पैसा हमने दे दिया, भिकमंगो भागो ले जाओ। इसके बाद स्टार्ट होता है इकोनॉमी का काम। यहां पॉलिटिक्स खत्म, पर पैसा ले गए, अब देश चलाओ, बाढ़ में जाओ, मत चलाओ, पूरे पैसे के रोड बनवा दो। अब जो पैसा आ गया तुम्हारे पास, यू हैव दैट मनी, और पैसा जो भारत व्यय, जो सैलरी, वो सैलरी तुम्हें देनी पड़ेगी। अब तुम इससे कोशिश करो, चुनाव बनवा दो, पुल बनवा दो, जो तुम्हें करना है करो, या पूरा पैसा खा जाओ। ये तो करप्शन है। अब यहां शुरू होती है अर्थव्यवस्था। किस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे, अर्थ है क्या? ये अर्थ, पैसा, कैश। इस अर्थ को व्यवस्था करने का जो है वही है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। गॉट इट? पैसा हमने दे दिया, लेकिन सरकार पैसा ले कब पाएगी? जब सरकार के पास क्या होगा? बहुमत होगा। वेरी गुड, अब तुम समझे। लिखो संचयन निधि। लिखे संचयन निधि, लिखे संचयन निधि। पैसे का हिसाब कौन मांग सकता है? लोकसभा। अब देखो क्या सिस्टम है, पैसे का हिसाब मांगेगी लोकसभा सरकार से, और अगर पैसे के हिसाब में कोई गलती हुई तो लोकसभा के पास कोई पावर नहीं है, एक ही पावर है। लोकसभा सबसे कहेगी हे छी कैसे प्रधानमंत्री। अगर लोगों ने उसका बहुमत छोड़ दिया, एमपी ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया, तो सरकार गिरेगी। अदरवाइज लोकसभा में विपक्ष कुछ भी कर ले, मोदी जी सारा पैसा हड़प जाए, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बहुमत है, सब है। लेकिन हां, एक आदमी बनाएगा सीएजी। कौन बनाएगा? जो ये जांच करेगा कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो कैसे खर्च किया है। सीएजी। इसीलिए सरकार ने अर्थशास्त्री या अर्थ, हमारा जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बना रखी है, पैसा कैसे खर्च हो रहा है, समझे? इसीलिए आप समझो, इसलिए कोई भी अर्थशास्त्री सरकार में नहीं होगा। सरकार में होगा तो सरकार के पैसे का हिसाब रखने के लिए कैसे, कहां जा रहा है, क्या हो रहा है। ये तो घोटाले, इसे कहते हैं घोटाला। और घोटाले का हिसाब जनता कैसे लेगी? अगली बार चुनाव होगा लोकसभा का, जैसे कांग्रेस ने घोटाले किए, 2-3 घोटाले हुए कांग्रेस के टाइम पर, सरकार ने अगली बार किसको बना दिया? बीजेपी हो, काम खत्म। ये है जनता के पास हथियार। अब सुनो, आप समझे? इसीलिए हमारे कंट्री में कितनी साल बाद चुनाव है? 5 साल में जनता हिसाब लेती है। और लोकसभा क्या है? लोकसभा संसद है, जो जनता को बताने का काम करता है कि तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, तुम्हारी सरकार अच्छी है या खराब है। इसीलिए लोकसभा की जो कार्यवाही है वो जनता में आती है, क्योंकि जनता जागरूक हो सके कि सरकार क्या कर रही है। इसीलिए लोकसभा को आम सदन, जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। और इसीलिए जब सरकार लोकसभा की कार्यवाही को रोकती है तो लोग कहते हैं कि सरकार जो है जनता को सच दिखाना नहीं चाहती। अब समझे कि नहीं समझे? दैट्स द कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ो। क्या सीएजी पहले नहीं पता? सीएजी तो खर्चा वर्चा होने के बाद जांच करता है। हाँ वही। अब सुनो, सीएजी खर्चा वर्चा होने के बाद जांच करता है, और सीएजी अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सौंपता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, जिससे सीएजी की रिपोर्ट में कोई दिक्कत हो तो संसद में उस रिपोर्ट को उठा दे। सिस्टम बनाया गया पूरा, ये कंट्रोल है सरकार के ऊपर। मोदी जी कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें एक ही रोक सकती है लोकसभा। बाकी देश में कोई ताकत नहीं, जिसका चाहे उसका धुआं उड़ा सकता है पीएम। कोई ताकत नहीं इस देश में जो पीएम को रोक जाए। लिखो, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है इसमें, सर इंटरनल मैटर है। लिखें, जांच हो सकता है। लिखें संचयन निधि। संचयन निधि में
संचय निधि में भारत सरकार का, संचय निधि में भारत सरकार का सभी प्रकार का पैसा आता है, सभी प्रकार का पैसा आता है। शॉर्ट में लिखो, जैसे टैक्स, टैक्स, उधार, ब्याज, पीएसयू का लाभ, ब्याज, उधार, पीएसयू का लाभ, ब्याज, उधार और पीएसयू का लाभ। में से क्वेश्चन आता है, क्या प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है? यहीं से निकल के आता है, पीएम कैन बी डिक्टेटर और नॉट इन इंडिया। ठीक है, टैक्स, उधार और ब्याज। और अब देखो यहां से तुम एक चीज समझे, अगर विपक्ष ना हो, समझे विपक्ष की भूमिका क्या है, तभी तो लोग, ये कन्हैया कुमार जितने भी लोग हैं आजकल, ये क्यों कह रहे हैं विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। और विपक्ष के नेता को इसलिए इंपॉर्टेंस दी गई, सरकार में मंत्री का पद होता है विपक्ष के नेता का, मंत्री के इक्वल होता है वो, कैबिनेट मंत्री। क्यों? अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार कैसी हो जाएगी? निरंकुश सरकार। अब समझे, जो पढ़े लिखे आदमी सरकार के विरुद्ध हैं, वो कहते हैं कि सरकार में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं सरकार के साथ हैं, जिन्हें लोग अंधभक्त कह देते हैं, वो कहते हैं नहीं, पूरी पूरी पावर किसके पास होनी चाहिए? सरकार के पास। अब एक मूर्ख तबका है, कौन सा तबका? जो ये सोचता है, मूर्ख तबका कौन सा है? जो ये सोचता है कि बीजेपी है तो बीजेपी के साथ, बीजेपी की पावर होनी चाहिए। मूर्ख तबका कांग्रेस होगी तो क्या कांग्रेस के साथ? एक्चुअली जो देश के साथ है ना, वो चाहेगा विपक्ष कैसा हो, सरकार कैसी हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आज बीजेपी कल कांग्रेस है? हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? आज बीजेपी कल कांग्रेस है। लोग क्या करते हैं, अंधभक्त वही होते हैं जो एक पार्टी का भक्ति करना शुरू कर देंगे, देश को नहीं सोचेंगे। देश गया बाढ़ में। यू शुड फोकस नेशन फर्स्ट। क्या फोकस करना चाहिए? लेकिन सुनो, अंधभक्तों का इलाज क्या है पता है? अब सरकार ने यह कह दिया कि जो आदमी सरकार के खिलाफ सोचेगा वो राष्ट्रद्रोही है। अब ये वाली जो सोच है, अब सरकार बदलेगी कल को, मान लो कभी सरकार चेंज हुई, अब जो सरकार आएगी, अब ये लोग दोबारा से पता क्या कहेंगे? सरकार बहुत बुरी है। तो यही देश है, यही राजनीति, इसे क्या कहते हैं? राजनीति। यही है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में किसी का विचार स्थिर नहीं होता। आज तुम कहोगे कि विपक्ष जो है टांग खींच रहा है, और जब तुम विपक्ष में कल को बैठोगे तो कहोगे सरकार निरंकुश है। बताओ, बेचारे मोदी जी को जेल में डाल दिया, या बेचारे मुलायम इनको जेल में डाल दिया, या किसी मंत्री को जेल में डाल दिया, ये क्या, ये सब चलता है। इसे बोलते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स। चलो लिखो, संचय निधि से, इसी में संचय निधि से दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं। संचय निधि से दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं। दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं। लिखो, एक में लिखो भारित व्यय, और एक में लिखो किया गया व्यय। भारित व्यय और एक में लिखो किया गया व्यय। भारित व्यय इसे बोलते हैं चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर। याद रखना, इस बात को आप बार बार इकोनॉमिक्स में सुनोगे जब पैसा निकालेंगे ना, वो चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसे लिखो मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर, से किया गया व्यय, मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड अपॉन, यूपीओएन, चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर। ईएक्सपी लिख के छोड़ दो। इसमें लिखे राष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति। राष्ट्रपति लिखो ना, चार्ज अपॉन में लिखो राष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। हो गया टाइम।
लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, हेलो रुक जाओ। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन नेक्स्ट, सभी संवैधानिक अधिकारियों का वेतन, इसके लिए लिखो, इसी में लिखो, चार्ज अपॉन के नीचे लिखो, नोट डाल के, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के इस वाले में, इसके लिए अतः संचय निधि से भारित व्यय के लिए, संचय निधि पर भारित व्यय के लिए जो ये इससे निकलेगा भारित व्यय, जो देना ही देना है, कंपलसरी है वो, भारित व्यय के लिए लोकसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं होती, बिना वोटिंग के निकल आएगा वो। यानी सरकार को ऑलरेडी पता है विपक्ष को कि ये पैसा तुम अपने आप ले लो, मतदान की आवश्यकता नहीं होती, लोकसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं होती। भाई ये पैसा तो जाना ही जाना है, तुम घर से पैसा लाते हो ना, तुम्हारा पैसा है, इतने रुपए कोचिंग की फीस है, इतने रुपए का दूध है, इतने रुपए कुक का फीस है, इतने रुपए रेंट है। जब तुम्हें घर से पैसा मिलता है तो घर वाले कभी ये नहीं कहते होंगे जिस तुमने मांगे 5,000 रुपए, कितने मांगे, सुनो यही तो बजट है, तुमने मांगे 5,000 रुपए, अब तुम 5,000 में कह रहे हो कि मेरा 2,000 रुपए रूम रेंट है, तो 2,000 रुपए के लिए कोई डिस्कशन नहीं होता, 2,000 रुपए रूम रेंट जाना ही जाना है। ऐसा है कि नहीं है? या कोई बोलता है पीजी कितने का है, बोलता है जी मेरे पीजी का 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए पीजी का फिक्स्ड है, वो जाना ही जाना है, तो उस पर घर में कोई बहस नहीं होती। बहस किस पे होती है? जब तुम कहोगे कि मुझे जो है जीन्स लेनी है, शर्ट लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, शादी में जाना है, ये करना है, वो करना है, इस पर क्या होती है? बहस होती है। बोलो हाँ, बिल्कुल सेम सरकार का हाल है। भाई राष्ट्रपति की सैलरी फिक्स है, जानी जानी है, तो क्या वोटिंग करनी है उस पर? अब लिखो से किया गया व्यय, से किया गया व्यय, से किया गया व्यय, मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर। हाँ है लोकसभा में विपक्ष नहीं टोकता, उसमें उससे फिक्स है ना ऑलरेडी। क्या कहना चाह रही है? आ गया हो, हाँ वहीं से बोलो, आ गया। हाँ लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा वो भी इसी में आता है, क्योंकि लोकसभा के नहीं, लोकसभा के विपक्ष का जो नेता है उसका जो वेतन है वो मंत्री के बराबर है। किसके बराबर है? कैबिनेट मंत्री जो दर्जा है उसको वही दर्जा है, सेम। वेतन तो सब संचय निधि से आते हैं, सबके फिक्स्ड है। राजकोष, यही है राजकोष, संचय निधि को बोलते राजकोषीय निधि। चलो लिखो भारित व्यय, भारित व्यय लिख दिया, से किया गया व्यय, लिखो से किया गया व्यय। क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? संचय निधि से भारित व्यय पे मतदान होता है नहीं? संचय निधि से किया गया व्यय पे मतदान होता है नहीं? संचय निधि से भारित व्यय में संविधान में इतनी बात लिखी है, राष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, हाईकोर्ट के जज का पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा, बाकी संसद देता है अपने अकॉर्डिंग। अगला लिखे संचय निधि से किया गया व्यय, उसमें लिखे संचय निधि से जो व्यय किया जाएगा, संचय निधि से जो व्यय किया जाएगा, इसके लिए सरकार विनियोग विधेयक, इसके लिए सरकार विनियोग विधेयक, इसके लिए सरकार विनियोग विधेयक, पढ़ोगे आगे,
विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक का मतलब क्या होता है? संचित निधि से पैसा निकालने वाला विधेयक। इसे क्या नाम देते हैं? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पारित करेगी, पारित करेगी, अतः लोकसभा में मतदान होगा। अतः लोकसभा में मतदान होगा। अतः लोकसभा में क्या होगा? मतदान होगा। ठीक है कि नहीं है? क्लियर नॉट क्लियर? चलिए आज इतना ही पढ़ें, आगे पढ़ लें, पढ़ लें। लोकसभा में क्या होगा? मतदान होगा। एकदम क्लियर। इसी को क्या कहते हैं? बजट। इसे क्या कहते हैं? यही बजट का नाम है। यहां से पैसा निकालना ही क्या कहलाता है? बजट। हाँ, साधारण बहुमत से। पीएसयू का लाभ अर्थ क्या है? पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। नहीं समझते? पीएसयू, बीएसएनएल कितना कमा रहा है, एनटीपीसी कितना कमा रही है, इसे नाम देते पीएसयू। अगला लिखते हैं, अगला पढ़ लें, हो गया समय। लोक लेखा निधि नहीं पढ़े? लोक लेखा निधि कल। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। है क्या? घड़ी मिल गया भाई? हाँ, मेरा घड़ी मिल गया। कहां मिला? पैसा मेरा बहुत मेहनत का है, एक जगह पड़ा हुआ मिल गया। शादी में गधे। हाँ, घड़ी शादी मिला, दहेज का घड़ी है।